नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप सिंह स्वागत करता हूं हमारे अपने चैनल धुरंधर क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि दोस्तों हमारी चर्चा चल रही थी जय प्रक्रम और परिवहन के ऊपर, और कल की हमारी एक क्लास हो चुकी है इस टॉपिक से रिलेटेड, और आज ये हमारी दूसरी क्लास है। तो क्लास में एंड तक बने रहिए। हम क्लास को बिना देरी किए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे हमें सबसे पहला क्वेश्चन दे रखा है कि रुधिर वर्ग वाला व्यक्ति सभी से रक्त ग्रहण कर सकता है, जबकि रुधिर वर्ग वाला व्यक्ति सभी को रक्त दे सकता है। यदि आपने पिछली क्लासों को नहीं देखा है तो आप पिछली क्लासों को देख लेना और इसके बाद इस क्लास को देखना, क्योंकि इस क्वेश्चन से रिलेटेड मैं कल की क्लास में भी आपको बता चुका हूं कि कौन सा रुधिर वर्ग वाला व्यक्ति सभी को रक्त दे सकता है और कौन सा रुधिर वर्ग वाला व्यक्ति सभी से रक्त ग्रहण कर सकता है। तो ये मैंने कल की क्लास में आपको बता रखा है। तो यदि आपने कल की क्लास को नहीं देखा है तो उस क्लास को देख लेना। देखिए यहाँ पे हमें क्वेश्चन दे रखा है कि रुधिर वर्ग वाला व्यक्ति सभी से रक्त ग्रहण कर सकता है, और जबकि रुधिर वर्ग वाला व्यक्ति सभी को रक्त दे सकता है। क्रमशः यहाँ पे ए ऑप्शन हमें दे रखा है O प्लस और AB प्लस, बी ऑप्शन दे रखा है O माइनस और AB प्लस, सी ऑप्शन दे रखा है AB प्लस और O माइनस, और डी ऑप्शन दे रखा है AB प्लस और O प्लस। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा? मैंने कल की क्लास में आपको बताया था कि AB प्लस रक्त समूह वाला व्यक्ति होता है, AB प्लस है वो तो सर्वग्राही होता है और O माइनस है वो सर्वदाता होता है। इसलिए इसका कौन सा ऑप्शन राइट होगा? AB प्लस और O माइनस इसका राइट ऑप्शन होगा। तो AB प्लस और O माइनस ये कहाँ दे रखा है? तो ये हमें सी ऑप्शन में दे रखा है। सी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन, क्योंकि AB प्लस रक्त समूह वाला व्यक्ति सभी से रक्त ग्रहण कर सकता है क्योंकि वह सर्वग्राही कहलाता है, और O माइनस वाला व्यक्ति सभी को रक्त दे सकता है क्योंकि यह सर्वदाता कहलाता है। तो इसलिए इसका ऑप्शन कौन सा राइट ऑप्शन हो गया? AB प्लस और O माइनस इसका राइट ऑप्शन होगा, क्योंकि कल की क्लास में मैंने आपको बताया था कि सर्वदाता कौन सा रक्त समूह वाला व्यक्ति सर्वदाता कहलाता है और कौन सा रक्त समूह वाला व्यक्ति सर्वग्राही कहलाता है, क्योंकि AB प्लस वाला तो सर्वग्राही कहलाता है और O माइनस सर्वदाता कहलाता है। अब आगे देखिए, आगे हम बात करेंगे 32 नंबर के क्वेश्चन के ऊपर। 32 नंबर का क्वेश्चन क्या दे रखा है? 32 नंबर का क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे हमें क्वेश्चन दे रखा है कि मानव ABO रक्त वर्ग के कितने जीन प्रारूप संभव है? मानव ABO रक्त वर्ग के कितने जीन प्रारूप संभव है? यहाँ पे ए ऑप्शन दे रखा है 4, बी ऑप्शन दे रखा है 6, सी ऑप्शन दे रखा है 3 और डी ऑप्शन दे रखा है 8। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा? कौन सा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा? तो 6 इसका राइट ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि हम जानते हैं कि AB रक्त समूह में 3 एलील होते हैं। तो 3 एलील होते हैं, तो यहाँ पे तो हमें बोल रखा है कि जीन प्रारूप बोल रखा है। तो हम जानते हैं कि ABO रक्त समूह में 3 एलील होते हैं और जिनके संयोजन से 6 जीनोटाइप संभव होते हैं। तो 6 जीनोटाइप संभव होते हैं, तो 6 कहाँ दे रखा है? बी ऑप्शन में दे रखा है, और हमें यही बोला गया है कि कितने जीनोटाइप संभव है? तो 6 जीनोटाइप संभव है। आप गलती से 3 मत कर लेना, तो 3 गलत हो जाएगा, 3 गलत हो जाएगा, 6 इसका राइट ऑप्शन होगा, क्योंकि यहाँ पे 3 तो एलील बनते हैं और जिसके संयोजन से 6 जीनोटाइप बनते हैं। यदि एलील की बात की जाती तब तो 3 इसका राइट आंसर होता, लेकिन इसके संयोजन की बात की जा रही है जीनोटाइप के, तो इसका 6 इसका राइट ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। अब आगे देखिए, आगे हम बात करेंगे, ये देखिए 33 नंबर के क्वेश्चन के ऊपर हम बात करते हैं। 33 नंबर का क्वेश्चन क्या दे रखा है, इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिए। यहाँ पे हमें क्वेश्चन दे रखा है कि नीचे 2 कथन दिए गए हैं। यहाँ पे पहला कथन पढ़िए। यहाँ पे पहला कथन दे रखा है कि रक्त आदान एक पद्धति है जिसमें एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के परिसंचरण तंत्र में रक्त या रक्त उत्पादों को संचारित किया जाता है। दूसरा कथन दे रखा है पहला रक्त संचरण कार्ल लैंडस्टीनर द्वारा किया गया। पहला रक्त संचरण कार्ल लैंडस्टीनर द्वारा किया गया। तो इसमें गलत कथन तो देखो, दूसरा तो सीधा सीधा गलत ही दे रखा है, तो ये कार्ल लैंडस्टीनर, तो ये गलत ऑप्शन हो जाएगा, तो ये गलत ऑप्शन है। सही ऑप्शन कौन सा है? रक्त आदान एक पद्धति है जिसमें एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के परिसंचरण तंत्र में रक्त या रक्त उत्पादों को संचारित किया जाता है। तो पहला कथन तो सही है और दूसरा कथन गलत है। तो इसलिए इसका कौन सा, यहाँ पे ए ऑप्शन देखिए, ए ऑप्शन दे रखा है कथन ए और कथन दोनों सत्य है, ये गलत है। यहाँ पे बी ऑप्शन देखिए कथन 1 और कथन 2 दोनों असत्य है, ये भी गलत। सी ऑप्शन देखिए कथन 1 सत्य है किंतु कथन 2 असत्य है, ये सी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। डी ऑप्शन भी गलत ऑप्शन है। अब यहाँ पे सी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पे कथन 1 में दे रखा है कि रक्त आदान एक पद्धति है जिसमें एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के परिसंचरण तंत्र में रक्त या रक्त उत्पादों को संचारित किया गया। सही बात है, क्योंकि रक्त आदान एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को रक्त या रक्त उत्पादों को स्थानांतरित करने की एक प्रक्रिया होती है, इसलिए यह ऑप्शन सही है। दूसरा कथन
पहला रक्त संचरण कार्ल लैंडस्टीनर द्वारा किया गया था। कार्ल लैंडस्टीनर द्वारा थोड़ा किया गया था, क्योंकि पहला रक्त संचरण तो 1818 ईस्वी में जेम्स ब्लंडेल द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था रक्त संचरण? जेम्स ब्लंडेल द्वारा किया गया था। और ये कार्ल लैंडस्टीनर ने तो रक्त समूहों की खोज की थी। यदि पूछा होता कि कार्ल लैंडस्टीनर ने रक्त समूह की खोज की थी, ये दिया होता तो ये इसका राइट आंसर होता, क्योंकि कार्ल लैंडस्टीनर ने रक्त समूह की खोज की थी। और रक्त संचरण, पहला रक्त संचरण किसने किया था? तो जेम्स ब्लंडेल ने किया था। पहला रक्त संचरण किसने किया था? तो जेम्स ब्लंडेल ने किया था। और रक्त समूह की खोज किसने की थी? तो कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब आगे देखिए, आगे हम बात करेंगे 34वें नंबर के क्वेश्चन के ऊपर। 34वें नंबर का क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है? यहाँ पे हमें क्वेश्चन दे रखा है कि निम्न में से किस रक्त समूह की लाल रक्त कोशिकाओं में ए तथा बी दोनों प्रतिजन पाए जाते हैं। निम्न में से किस रक्त समूह की लाल रक्त कोशिकाओं में ए तथा बी दोनों प्रतिजन पाए जाते हैं। ए तथा बी दोनों प्रतिजन किस में पाए जाते हैं? यहाँ पे ए ऑप्शन दे रखा है ए, बी ऑप्शन दे रखा है बी, सी ऑप्शन दे रखा है ए बी और डी ऑप्शन दे रखा है ओ। तो इनमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? हम जानते हैं कि ए बी रक्त समूह की लाल रक्त कोशिकाओं में ए और बी दोनों प्रतिजन मौजूद होते हैं। इसलिए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा? ए ऑप्शन, सी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन होगा। ए बी इसका राइट ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पे ए गलत हो जाएगा, क्योंकि ए समूह में केवल ए रक्त समूह पाया जाता है, इसलिए यहाँ पे ए गलत ऑप्शन हो गया। बी समूह में केवल बी रक्त समूह पाया जाता है, इसलिए बी भी गलत हो गया। यहाँ पे सी इसलिए राइट हो गया क्योंकि ए बी रक्त समूह में ए बी रक्त समूह की लाल रक्त कोशिकाओं में ए और बी दोनों प्रतिजन मौजूद होते हैं, इसलिए सी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। और ओ समूह में कोई भी प्रतिजन नहीं होता, इसलिए यहाँ पे ये ओ तो गलत हो गया। ए में केवल ए समूह में केवल ए रक्त समूह पाया जाता है, बी समूह में केवल बी रक्त समूह पाया जाता है और ओ समूह में कोई भी प्रतिजन नहीं पाया जाता है। और रक्त समूह में कोई भी प्रतिजन नहीं पाया जाता है। और ए बी रक्त समूह की लाल रक्त कोशिकाओं में ए और बी दोनों प्रतिजन मौजूद होते हैं, इसलिए सी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। अब आगे देखिए, आगे हम बात करेंगे 35 नंबर के क्वेश्चन के ऊपर। 35 नंबर का क्वेश्चन क्या दे रखा है? देखिए यहाँ पे हमें क्वेश्चन दे रखा है कि ये देखिए, एक व्यक्ति जिसके रक्त में बी प्रतिरक्षी है किन रुधिर समूह को ग्रहण कर सकता है। एक व्यक्ति जिसके रक्त में बी प्रतिरक्षी है किन रुधिर समूह को ग्रहण कर सकता है। यहाँ पे ए ऑप्शन हमें दे रखा है केवल ए या ओ, बी ऑप्शन दे रखा है केवल बी या ओ, सी ऑप्शन दे रखा है ए या बी या ए बी या ओ और डी ऑप्शन दे रखा है ओ। चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? हमें क्वेश्चन दे रखा है, यदि किसी स्टूडेंट्स को क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से देख लीजिए। हमें यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है कि एक व्यक्ति जिसके रक्त में बी प्रतिरक्षी है किन रुधिर समूह को ग्रहण कर सकता है। तो किन रुधिर समूह को ग्रहण कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे बी प्रतिरक्षी है इसलिए केवल ए या ओ को ग्रहण कर सकता है, इसलिए केवल ए या ओ इसका राइट ऑप्शन है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पे बी प्रतिरक्षी है तो हम जानते हैं कि रक्त में बी प्रतिरक्षी होने का मतलब यह होता है कि व्यक्ति का रक्त समूह ए है। व्यक्ति का रक्त समूह कौन सा है? ए है। और ए समूह वाला व्यक्ति केवल ए या ओ से रक्त ग्रहण कर सकता है, इसलिए इसका ए ऑप्शन, ए या ओ करेक्ट ऑप्शन है। यहाँ पे बी और यहाँ पे बी या ओ ये गलत हो जाएगा, ए या बी या ए बी या ओ ये भी गलत हो जाएगा और ओ भी गलत हो जाएगा। ए ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। अब आगे देखिए, आगे हम 36 नंबर के क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। 36 नंबर का क्वेश्चन क्या दे रखा है, इस क्वेश्चन को समझिए। यहाँ पे हमें क्वेश्चन दे रखा है कि रक्त बिंबाणु थ्रोम्बोसाइटस के बारे में सर्वाधिक उपयुक्त कथन का चयन करें। सर्वाधिक उपयुक्त कथन कौन सा है, ये हमें चयन करना है। यहाँ पे देखिए, ये ऑप्शन हमें दे रखा है उनमें कोई केंद्रक नहीं होता है। उनमें कोई केंद्रक नहीं होता है, क्योंकि रक्त बिंबाणु में केंद्रक नहीं होता है, ये तो सही बात बोली गई है, क्योंकि हमें यहाँ पे सही कथन की पहचान करनी है और हम जानते हैं कि रक्त बिंबाणु में कोई भी केंद्रक नहीं होता, इसलिए ये तो ऑप्शन सही बात बोला गया है। बी ऑप्शन देखिए, वे कोशिकाओं के बहुत छोटे टुकड़े हैं, वे कोशिकाओं के बहुत छोटे टुकड़े हैं, तो ये भी सही बात बोली गई क्योंकि वे कोशिकाओं के छोटे टुकड़े होते हैं, इसलिए बी ऑप्शन भी राइट ऑप्शन है। यहाँ पे सी ऑप्शन देखिए, सी ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है कि इसमें लाल रंग का वर्णक होता है जिसे हीमोग्लोबिन कहते हैं। जिसे हीमोग्लोबिन, देखो यहाँ पे हीमोग्लोबिन थोड़ी होता है, ये तो सी ऑप्शन गलत ऑप्शन हो जाएगा। डी ऑप्शन देखिए, वे रक्त के थक्के बनाने में भाग लेते हैं, वे रक्त के थक्के बनाने में भाग लेते हैं, ये भी सही बात हो जाएगी क्योंकि ये जो रक्त बिंबाणु है वो रक्त के थक्के बनाने में भाग लेते हैं, इसलिए यहाँ पे डी ऑप्शन भी इसका सही ऑप्शन है।
ई ऑप्शन देखिए, ई ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है कि वे प्रतिजन से लड़ने के लिए प्रतिरक्षी पैदा करते हैं। ये प्रतिजन से लड़ने के लिए प्रतिरक्षी पैदा करते हैं, ये प्रतिरक्षी पैदा करते हैं। तो यहाँ पे प्रतिरक्षी का काम तो लिम्फोसाइट का होता है ना, ये प्रतिजन रक्त बिंबाणु का काम थोड़ी होता है, क्योंकि ये प्रतिरक्षी निर्माण का काम तो लिम्फोसाइट्स का होता है ना। तो इसलिए यहाँ पे थ्रोम्बोसाइट की बात तो थ्रोम्बोसाइट की जा रही है, तो थ्रोम्बोसाइट ये कार्य थोड़ी करते हैं, क्योंकि प्रतिरक्षी निर्माण का काम तो लिम्फोसाइट करते हैं। इसलिए यहाँ पे ई ऑप्शन भी गलत ऑप्शन हो जाएगा। तो सही ऑप्शन कौन सा है? ए, बी और डी, ये राइट ऑप्शन है। तो ए, बी और डी ये हमें कहाँ दे रखा है? ये हमें डी ऑप्शन में दे रखा है। डी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। ई ऑप्शन इसलिए गलत हो गया क्योंकि प्रतिरक्षी निर्माण का कार्य तो लिम्फोसाइट का होता है, ना कि थ्रोम्बोसाइट का। और यहाँ पे क्वेश्चन तो थ्रोम्बोसाइट से रिलेटेड दे रखा है, क्योंकि थ्रोम्बोसाइट का काम प्रतिरक्षी निर्माण का नहीं होता है, लिम्फोसाइट का काम होता है प्रतिरक्षी निर्माण का। इसलिए ई ऑप्शन यहाँ पे गलत ऑप्शन हो गया और यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि ए, बी और डी ये राइट ऑप्शन दे रखे। अब आगे देखिए, आगे हम बात करेंगे 37 नंबर के क्वेश्चन के ऊपर। 37 नंबर का क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे हमें क्वेश्चन दे रखा है, इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिए। हमें क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक समझिए। यहाँ पे हमें क्वेश्चन दे रखा है कि सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। हमें सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान करना है। सूची 1 दे रखी है रक्त प्लाज्मा, हीमोग्लोबिन, श्वेत रक्त कोशिकाएं और प्लेटलेट्स। सूची 2 हमें दे रखी है कोशिका इसमें निलंबित होती है, ऑक्सीजन से आवंटित होकर इसे शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाती है, थक्का निर्माण और रोगाणुओं से लड़ना। देखो हमें मिलान चिन्ह करने, कौन सा इसका राइट ऑप्शन है ये देखिए। अब यहाँ पे देखिए रक्त प्लाज्मा क्या काम करता है? तो रक्त प्लाज्मा तो रक्त प्लाज्मा में कोशिकाएं निलंबित होती है। रक्त प्लाज्मा में क्या होता है? कोशिकाएं निलंबित होती है। तो यहाँ पे ए का 1 राइट ऑप्शन होगा। तो ए का 1 कहाँ दे रखा है? ए में भी दे रखा है, बी में नहीं दे रखा है, बी तो सीधा गलत कर लो। ए का 1 सी में दे रखा है और ए का 2 यहाँ पे डी, तो डी भी गलत कर लो, क्योंकि रक्त प्लाज्मा में कोशिकाएं निलंबित होती है। ये हम जानते हैं रक्त प्लाज्मा में कोशिकाएं निलंबित होती है, इसलिए ए का तो 1 हो गया। दूसरा हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को परिवहन करता है। हीमोग्लोबिन क्या करता है? ऑक्सीजन को परिवहन करता है। तो ऑक्सीजन से आवंटित होकर इसे शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाती है। तो यहाँ पे बी का बी हो जाएगा, तो यहाँ पे बी का 2 कहाँ दे रखा है? बी का 2 यहाँ पे ए ऑप्शन में दे रखा है। तो ए ऑप्शन में बी का 2 दे रखा है, यहाँ पे बी का 4 दे रखा है, इसलिए सी भी गलत ऑप्शन हो गया और ए ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। क्योंकि रक्त प्लाज्मा में कोशिकाएं निलंबित होती है, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को परिवहन करता है और श्वेत रक्त कोशिकाएं रोगाणुओं से लड़ती है। श्वेत रक्त कोशिकाएं क्या करती है? रोगाणुओं से लड़ने का काम करती है। तो श्वेत रक्त कोशिकाएं रोगाणुओं से लड़ने का काम करती है, सी का 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट डी बचा प्लेटलेट्स थक्का निर्माण में मदद करता है। तो थक्का निर्माण कहाँ है? दे रखा है डी का 3, ये इसका राइट ऑप्शन होगा। तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है, ध्यान में रखना, क्योंकि देखिए रक्त प्लाज्मा का क्या कार्य होता है? रक्त प्लाज्मा में कोशिकाएं निलंबित होती है, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को परिवहन करता है, श्वेत रक्त कोशिकाएं रोगाणुओं से लड़ती है और प्लेटलेट्स थक्का निर्माण में मदद करते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, इसलिए इसका ए ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। अब आगे देखिए, आगे हम बात करेंगे 38वें नंबर के क्वेश्चन के ऊपर। 38वां नंबर का क्वेश्चन क्या दे रखा है? इस क्वेश्चन को समझिए। यहाँ पे हमें क्वेश्चन दे रखा है कि निम्नलिखित में से रक्त का कौन सा कार्य नहीं है? रक्त का कौन सा कार्य नहीं है, यह हमें पूछा गया है। रक्त का कौन सा कार्य नहीं है? ए ऑप्शन हमें दे रखा है भोजन के पाचन के लिए एंजाइम उत्पन्न करना। ये एंजाइम उत्पन्न करना ये रक्त का कार्य थोड़ी होता है। रक्त का कार्य एंजाइम उत्पन्न करना नहीं होता है। यहाँ तो अग्नाशय और अन्य ग्रंथियों का कार्य होता है। एंजाइम उत्पन्न करना तो अग्नाशय और अन्य ग्रंथियों का कार्य होता है, इसलिए यहाँ पे ये तो गलत ऑप्शन हो जाएगा। और हमें यही पूछा गया था, हमें क्या पूछा गया था? हमें यही पूछा गया था कि निम्नलिखित में से रक्त का कौन सा कार्य नहीं है। तो कौन सा कार्य नहीं है? भोजन के पाचन के लिए एंजाइम उत्पन्न करना, यह रक्त का कार्य नहीं है। रक्त का कार्य एंजाइम उत्पन्न करना नहीं है, इसलिए ये गलत हो जाएगा, क्योंकि एंजाइम उत्पन्न करने का कार्य तो यहाँ तो अग्नाशय और अन्य ग्रंथियों का कार्य है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। अब आगे देखिए, आगे हमें बी ऑप्शन दे रखा है वातावरण और उत्तकों के बीच ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का विनिमय। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का विनिमय, ये तो सही बात है, ये तो रक्त का कार्य होता है। रक्त ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का विनिमय करता है, तो ये तो राइट ऑप्शन बोला गया है। और हार्मोनों का परिवहन ये भी सही बात है। और यहाँ पे डी ऑप्शन देखिए शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन,
रक्त ये शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन, तो ये भी सही बात बोली गई। तो हमें गलत बात कौन सी बोली गई थी कि भोजन के पाचन के लिए एंजाइम उत्पन्न करना, तो रक्त का कार्य ये थोड़ी होता है, रक्त भोजन के पाचन के लिए एंजाइम उत्पन्न थोड़ी करते, इसलिए ये गलत ऑप्शन हो गया। एंजाइम उत्पन्न करने का कार्य तो अग्नाशय और अन्य ग्रंथियां करती है, अग्नाशय और अन्य ग्रंथियां एंजाइम उत्पन्न करने का कार्य करते हैं, रक्त थोड़ी करता है, इसलिए ये गलत हो गया। अब आगे देखिए, आगे हम बात करेंगे 39वें नंबर के क्वेश्चन के ऊपर। 39वें नंबर का क्वेश्चन क्या दे रखा है, देखिए इस क्वेश्चन को समझिए। यहाँ पे 39 नंबर का क्वेश्चन दे रखा है कि एक सामान्य मानव हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं, एक सामान्य मानव हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं। यहाँ पे ए ऑप्शन 5 दे रखा है, बी ऑप्शन 4 दे रखा है, सी ऑप्शन 3 दे रखा है और डी ऑप्शन 2 दे रखा है। चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। एक सामान्य मानव हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं, तो 4 प्रकोष्ठ होते हैं। 4 बी ऑप्शन में दे रखा है, बी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है, क्योंकि हम जानते हैं कि सामान्य मानव हृदय में 4 प्रकोष्ठ होते हैं, जिसमें 2 आलिंद और 2 निलय होते हैं, इसलिए यहाँ पे बी ऑप्शन 4 ये करेक्ट ऑप्शन है। यहाँ पे दे रखा है कि सी ऑप्शन 3 दे रखा है, तो 3 प्रकोष्ठ किस में होते हैं, 3 कक्ष किस में होते हैं, 3 कक्ष किस में होते हैं। जैसे मेंढक में तो 3 कक्ष होते हैं ना, मेंढक में 3 कक्ष होते हैं, इसलिए यदि मेंढक का दे रखा होता तो ये मेंढक इसका राइट ऑप्शन होता, क्योंकि मानव की बात की जा रही है इसलिए 4 प्रकोष्ठ राइट ऑप्शन होगा। यदि मेंढक की बात की जाती तो मेंढक में 3 कक्षक होते हैं, जिसमें 2 आलिंद और 1 निलय होता है, इसलिए मेंढक की बात की जाती तो 3 कक्ष इसके राइट ऑप्शन होते, राइट ऑप्शन होता, क्योंकि इसमें मेंढक में तो 2 आलिंद और 1 निलय होता है, इसलिए 3 ये गलत हो गया। यहाँ पे डी ऑप्शन में 2 दे रखा है, तो 2 कक्ष किस में होते हैं, तो मछलियों के हृदय में 2 कक्ष होते हैं, जिसमें 1 आलिंद और 1 निलय होता है, इसलिए यहाँ पे 2 भी गलत हो गया। और 5 में तो किसी में होते ही नहीं, इसलिए ये तो गलत ही है। अब आगे देख लीजिए, आगे हम बात करेंगे 40 नंबर के क्वेश्चन के ऊपर। 40 नंबर का क्वेश्चन क्या दे रखा है, देखिए यहाँ पे हमें क्वेश्चन दे रखा है कि किसी पुरुष अथवा महिला के द्वारा रक्तदान करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी स्थितियां सही है। किसी पुरुष अथवा महिला के द्वारा रक्तदान करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी स्थितियां सही है। यहाँ पे ए ऑप्शन दे रखा है, उस व्यक्ति का वजन 45 किलोग्राम से अधिक होना चाहिए, बात सही है। कोई भी व्यक्ति या महिला रक्तदान करता है तो उसका वजन 45 किलोग्राम से अधिक होना चाहिए। अब आगे देखिए, बी ऑप्शन दे रखा है कि व्यक्ति किसी गंभीर रोग से पीड़ित नहीं होना चाहिए, ये भी बात सही है, क्योंकि रक्तदान करने वाला व्यक्ति किसी भी गंभीर रोग से पीड़ित नहीं होना चाहिए, इसलिए यहाँ पे ए भी राइट ऑप्शन है, बी भी राइट ऑप्शन है। सी ऑप्शन देखिए, रक्त में हीमोग्लोबिन का स्तर 8 से 12 के बीच होना चाहिए। देखो हीमोग्लोबिन का स्तर तो 12.5 से 17 ग्राम प्रति डीएल होना चाहिए, यहाँ पे 8 से 12 तो ये बहुत कम हो जाएगा, तो 8 से 12 तो बहुत कम दे रखा है, इसलिए ये तो गलत ऑप्शन दे रखा है, क्योंकि जो रक्तदान करता है उस व्यक्ति का हीमोग्लोबिन का स्तर 12.5 से 17 ग्राम प्रति डीएल होना चाहिए इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पे गलत दे रखा है। डी ऑप्शन दे रखा है, उस व्यक्ति ने पिछले 2 वर्षों से रक्तदान नहीं किया हो। 2 वर्षों से रक्तदान नहीं किया, ये तो कोई लिमिट नहीं होती, 2 साल तो बहुत ज़्यादा हो गए। यहाँ पे उसके रक्तदान की अवधि तो 3 महीने की होती है, तो यहाँ पे ये भी गलत हो गया। तो सही ऑप्शन कौन सा है, ए और बी सही है। तो ए और बी कहाँ दे रखा है, यह हमें डी ऑप्शन में दे रखा है केवल, और ए और डी, इसलिए डी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट 41 नंबर के क्वेश्चन के ऊपर हम बात करते हैं। 41 नंबर का क्वेश्चन क्या दे रखा है, इस क्वेश्चन को समझिए। यहाँ पे हमें 41 नंबर का क्वेश्चन दे रखा है कि ऑक्सीजनित रक्त हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों में किन के द्वारा ले जाया जाता है। ऑक्सीजनित रक्त हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों में किन के द्वारा ले जाया जाता है। यहाँ पे ए ऑप्शन दे रखा है धमनियों, बी ऑप्शन दे रखा है सिराओं, सी ऑप्शन दे रखा है धमनियों और सिराओं दोनों द्वारा, और डी ऑप्शन दे रखा है लसिका। चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। ऑक्सीजनित रक्त हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों में किन के द्वारा ले जाया जाता है, तो किन के द्वारा ले जाया जाता है, तो धमनियों द्वारा ले जाया जाता है, इसलिए ए ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है, क्योंकि हम जानते हैं कि ऑक्सीजनित रक्त हृदय से धमनियों के माध्यम से शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाया जाता है, इसलिए धमनियां इसका राइट ऑप्शन है। सिराय, यहाँ पे बी ऑप्शन सिराय दे रखा है, सिराय तो गलत हो जाएगा, क्योंकि सिराय डीऑक्सीजनेटेड रक्त को हृदय तक लाती है, और हृदय तक लाती है, और हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाने का काम तो धमनियां करती है। आप सिराय मत कर लेना, क्योंकि सिराय डीऑक्सीजनेटेड रक्त को हृदय तक लाने का काम करती है। अब हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाने का काम कौन करती है, तो धमनियां करती है, इसलिए धमनियां इसका राइट ऑप्शन होगा, सिराय नहीं होगा, सिराय गलत हो जाएगा। अब आगे देखिए, आगे बात करेंगे 42 नंबर के क्वेश्चन के ऊपर।
42 नंबर का क्वेश्चन क्या दे रखा है, यहाँ पे इस क्वेश्चन को समझिए। 42 नंबर का क्वेश्चन हमें दे रखा है कि इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस रोग होता है। इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस रोग होता है, किससे होता है? यहाँ पे ए ऑप्शन दे रखा है पति के RH+ तथा पत्नी के RH+ होने पर, बी ऑप्शन दे रखा है पति के RH तथा पत्नी के RH+ होने पर, और सी ऑप्शन दे रखा है पति के RH- तथा पत्नी के RH होने पर, और डी ऑप्शन दे रखा है पति के RH+ तथा पत्नी के RH- होने पर। चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस रोग होता है, किससे होता है? तो पति के RH+ और पत्नी के RH- होने पर होता है। डी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन, क्योंकि जब पति का RH+ और पत्नी का RH- होता है तब भ्रूण RH+ हो जाता है, इसलिए एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस रोग होता है। इसलिए इसका कौन सा ऑप्शन राइट है? डी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। अब आगे देखिए, आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा दे रखा है, देखिए 43 नंबर का क्वेश्चन। 43 नंबर का क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे हमें क्वेश्चन दे रखा है कि आपके शरीर की प्रत्येक कोशिका में भोजन और ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए कौन सा तंत्र जिम्मेदार है। यह हमें बोला गया है कि आपके शरीर की प्रत्येक कोशिका में भोजन और ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए कौन सा तंत्र जिम्मेदार है। यहाँ पे ए ऑप्शन हमें दे रखा है परिसंचारी, बी ऑप्शन दे रखा है प्रजनन, सी ऑप्शन दे रखा है उत्सर्जन, और डी ऑप्शन दे रखा है श्वसन। चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? तो कौन सा तंत्र जिम्मेदार है? तो परिसंचारी जिम्मेदार है, इसलिए ए ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि परिसंचारी तंत्र ऑक्सीजन और पोषक तत्वों को कोशिकाओं तक पहुंचाने का काम करता है, इसलिए ए ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। अब आगे देखिए, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करेंगे 44 नंबर के क्वेश्चन के ऊपर। 44 नंबर का क्वेश्चन क्या दे रखा है, यहाँ पे हमें क्वेश्चन दे रखा है कि ब्लड ग्रुप का वर्गीकरण डैश डैश के आधार पर किया जाता है, किसके आधार पर किया जाता है? यहाँ पे ए ऑप्शन हमें दे रखा है रिसर्च फैक्टर, बी ऑप्शन दे रखा है हीमोग्लोबिन मात्रा, सी ऑप्शन दे रखा है एंटीजन और एंटीबॉडी, और डी ऑप्शन दे रखा है इनमें से कोई नहीं। चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? ब्लड ग्रुप का वर्गीकरण डैश 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 के आधार पर किया जाता है, किसके आधार पर किया जाता है? तो हम जानते हैं कि यह वर्गीकरण एंटीजन और एंटीबॉडी के आधार पर किया जाता है, इसलिए सी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। हमें यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा था कि ब्लड ग्रुप का वर्गीकरण किसके आधार पर किया जाता है, तो हम जानते हैं कि ब्लड ग्रुप का वर्गीकरण एंटीजन और एंटीबॉडी के आधार पर किया जाता है। क्योंकि ब्लड ग्रुप किस पर आधारित होता है, तो हम जानते हैं कि ब्लड ग्रुप एबीओ प्रणाली और RH फैक्टर पर आधारित होता है, जो लाल रक्त कोशिकाओं पर एंटीजन और प्लाज्मा में एंटीबॉडी पर निर्भर करता है, इसलिए इसका सी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। और यहाँ पे आप ए ऑप्शन मत कर लेना, रिसर्च फैक्टर मत कर लेना, क्योंकि रिसर्च फैक्टर तो केवल इसका एक हिस्सा है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। बी यहाँ पे सी ऑप्शन एंटीजन और एंटीबॉडी इसका राइट ऑप्शन होगा। अब आगे देखिए, आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट 45 नंबर के क्वेश्चन के ऊपर। 45 नंबर का क्वेश्चन क्या दे रखा है, देखिए ये क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे हमें क्वेश्चन दे रखा है कि रक्त प्लाज्मा के ग्लोब्यूलिन डैश डैश के लिए जिम्मेदार होते हैं। रक्त प्लाज्मा के ग्लोब्यूलिन डैश डैश के लिए जिम्मेदार होते हैं, किसके लिए जिम्मेदार होते हैं? यहाँ पे ए ऑप्शन हमें दे रखा है रक्त के थक्के, बी ऑप्शन दे रखा है रक्षा तंत्र, सी ऑप्शन दे रखा है ऑक्सीजन परिवहन, और डी ऑप्शन दे रखा है परासरणी संतुलन। चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है? रक्त प्लाज्मा के ग्लोब्यूलिन के लिए जिम्मेदार होते हैं, कौन जिम्मेदार होते हैं? तो रक्षा तंत्र जिम्मेदार होते हैं, इसलिए बी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि हम जानते हैं कि ग्लोब्यूलिन प्रोटीन एंटीबॉडी बनाकर रक्षा तंत्र को मजबूत करने का काम करते हैं, इसलिए रक्षा तंत्र इसका राइट ऑप्शन है। यहाँ पे ए ऑप्शन हमें दे रखा है रक्त के थक्के। रक्त के थक्के तो किससे होता है? ये फाइब्रिनोजेन के द्वारा होते हैं। रक्त के थक्के के लिए जिम्मेदार कौन है? तो फाइब्रिनोजेन जिम्मेदार है, इसलिए यहाँ पे ए ऑप्शन तो गलत ऑप्शन हो जाएगा। ऑक्सीजन परिवहन के लिए जिम्मेदार कौन है? तो हीमोग्लोबिन जिम्मेदार है, इसलिए ये भी गलत है। परासरणी संतुलन के लिए एल्ब्यूमिन द्वारा परासरणी संतुलन तो किसके द्वारा होता है? एल्ब्यूमिन द्वारा होता है, इसलिए यह भी गलत है। हमें तो ग्लोब्यूलिन की बात की जा रही थी कि रक्त प्लाज्मा के ग्लोब्यूलिन के लिए जिम्मेदार होते हैं, कौन जिम्मेदार होते हैं? तो रक्षा तंत्र जिम्मेदार होते हैं। और रक्त के थक्के के लिए तो फाइब्रिनोजेन जिम्मेदार होते हैं। ऑक्सीजन परिवहन के लिए हीमोग्लोबिन जिम्मेदार होते हैं, और परासरणी संतुलन के लिए एल्ब्यूमिन जिम्मेदार होते हैं, इसलिए ये गलत ऑप्शन हो गया और रक्षा तंत्र इसका राइट ऑप्शन हो गया। अब आगे देखिए, आगे बात करेंगे 46 नंबर के क्वेश्चन के ऊपर। 46 नंबर का क्वेश्चन दे रखा है कि रक्त का कौन सा भाग खनिज, विटामिन, शर्करा और अन्य खाद्य पदार्थों को शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचाता है। रक्त का कौन सा भाग खनिज, विटामिन, शर्करा और अन्य खाद्य पदार्थों को शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचाता है? कौन पहुंचाता है? यहाँ पे ए ऑप्शन प्लाज्मा दे रखा है, बी ऑप्शन WBC दे रखा है, सी ऑप्शन RBC दे रखा है, और डी ऑप्शन प्लेटलेट्स दे रखा है। चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है?
यदि आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से देख लीजिए। हमें क्वेश्चन दे रखा है कि रक्त का कौन सा भाग खनिज, विटामिन, शर्करा और अन्य खाद्य पदार्थों को शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचाता है। कौन पहुंचाता है? तो प्लाज्मा पहुंचाता है। तो प्लाज्मा, ये ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है, क्योंकि प्लाज्मा खनिज, विटामिन, शर्करा आदि को कोशिकाओं तक ले जाता है और यहाँ रक्त का लगभग 55% हिस्सा होता है। जैसे ये खनिज है, विटामिन है, शर्करा है, ये लगभग कितना प्रतिशत होता है? तो 55% होता है। और प्लाज्मा में 90% तो पानी होता है और 7% प्रोटीन होते हैं और 1% अन्य तत्व होते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि यहाँ पे खनिज, विटामिन, शर्करा, खनिज, विटामिन और शर्करा ये कितना प्रतिशत होता है? तो 55% होता है। और प्लाज्मा में पानी कितने प्रतिशत होता है? तो 90% होता है। और प्रोटीन कितने प्रतिशत होता है? तो 7% होते हैं। और अन्य तत्व कितने प्रतिशत होते हैं? तो 1% होते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। अब आगे देखिए, आगे हम बात करेंगे 47 नंबर के क्वेश्चन के ऊपर। 47 नंबर का क्वेश्चन क्या दे रखा है? देखिए यहाँ पे हमें 47 नंबर का क्वेश्चन दे रखा है कि ABO और RH रक्त समूह के लिए प्रतिजन डैश डैश पर मौजूद होते हैं। किस पर मौजूद होते हैं? यहाँ पे ए ऑप्शन हमें दे रखा है RBC, बी ऑप्शन दे रखा है प्लेटलेट्स, सी ऑप्शन दे रखा है WBC और डी ऑप्शन दे रखा है प्लाज्मा। चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? ABO और RH रक्त समूह के लिए प्रतिजन डैश डैश पर मौजूद होते हैं। किस पर मौजूद होते हैं? तो यहाँ RBC पर मौजूद होते हैं। इसलिए यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? RBC, ए ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि हम जानते हैं कि ABO और RH प्रतिजन लाल रक्त कोशिकाओं की सतह पर होते हैं। इसलिए इसका RBC, ए ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट देखिए 48 नंबर का क्वेश्चन देखिए। 48 नंबर का क्वेश्चन क्या दे रखा है? यहाँ पे हमें क्वेश्चन दे रखा है कि यदि दो अलग अलग समूहों के रक्त को आपस में मिला दिया जाए तो क्या समस्या होती है? यदि दो अलग अलग समूह के रक्त को आपस में मिला दिया जाए तो क्या समस्या होती है? ये ऑप्शन हमें एग्लूटिनेशन दे रखा है, बी ऑप्शन कोएगुलेशन दे रखा है, सी ऑप्शन थ्रोम्बस निर्माण होता है और यहाँ पे डी ऑप्शन दे रखा है एम्बोलिज्म। इन चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? यदि दो अलग अलग समूह के रक्त को आपस में मिला दिया जाए तो क्या समस्या होती है? तो एग्लूटिनेशन होता है। क्या होता है? तो एग्लूटिनेशन होता है। इसलिए ए ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है, क्योंकि हम जानते हैं कि जब असंगत रक्त समूह के मिश्रण से एंटीजन एंटीबॉडी प्रतिक्रिया के कारण एग्लूटिनेशन होता है। क्या होता है? तो एग्लूटिनेशन होता है। यहाँ पे अलग अलग रक्त समूह, कोई भी अलग अलग रक्त समूह, उनका यदि हम मिश्रण कर ले, दोनों को मिला ले, तो क्या हो जाएगा? एंटीजन और एंटीबॉडी ये प्रतिक्रिया होगी। इस प्रतिक्रिया के कारण एग्लूटिनेशन होता है। तो एग्लूटिनेशन यहाँ पे ए ऑप्शन में हमें दे रखा था, तो ए ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। यहाँ पे बी ऑप्शन दे रखा है कि कोएगुलेशन। कोएगुलेशन तो कब होता है? तो कोएगुलेशन थक्के के कारण होता है। थक्के जमने के कारण क्या होता है? कोएगुलेशन होता है। थ्रोम्बस निर्माण, थ्रोम्बस निर्माण कब होता है? तो थ्रोम्बस निर्माण यहाँ रक्त वाहिकाओं में थक्का जमने के कारण थ्रोम्बस निर्माण होता है। रक्त वाहिकाओं में थक्का जमने के कारण थ्रोम्बस होता है। और एल्बोलिज्म, एल्बोलिज्म थक्के से रक्त वाहिका में रुकावट पैदा करता है। एल्बोलिज्म क्या करता है? तो थक्के से रक्त वाहिका में रुकावट पैदा करता है। तो समझ में आ गया एग्लूटिनेशन कब होगा? तो एग्लूटिनेशन जब एंटीबॉडी और एंटीजन दोनों प्रतिक्रिया करेंगे तब तो एग्लूटिनेशन होता है। और कोएगुलेशन थक्के जमने के कारण होता है। थ्रोम्बस रक्त वाहिका में थक्के जमने के कारण होता है। और एल्बोलिज्म थक्के से रक्त वाहिका में रुकावट के कारण होता है। अब आगे देखिए, आगे हम 49 नंबर के क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करेंगे। 49 नंबर का क्वेश्चन क्या दे रखा है? देखिए 49 नंबर का क्वेश्चन हमें दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सी रक्त कोशिकाएं थक्के के जमने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? कौन सी कोशिका रक्त के थक्के जमने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? यहाँ पे ए ऑप्शन हमें दे रखा है एरिथ्रोसाइटस, बी ऑप्शन दे रखा है न्यूट्रोफिल्स, सी ऑप्शन दे रखा है ल्यूकोसाइटस और डी ऑप्शन दे रखा है थ्रोम्बोसाइटस। चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? यहाँ पे हमें दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सी रक्त कोशिकाएं रक्त के थक्के जमने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? कौन रक्त के थक्के जमने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? तो प्लेटलेट्स। हम जानते हैं कि प्लेटलेट्स रक्त के थक्के जमने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। प्लेटलेट्स को हम क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोसाइटस बोलते हैं। तो थ्रोम्बोसाइटस दूसरा नाम दे रखा है, डी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि रक्त कोशिका में रक्त कोशिका रक्त के थक्के जमने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कौन निभाती है? तो थ्रोम्बोसाइटस। थ्रोम्बोसाइटस रक्त कोशिका रक्त के थक्के जमने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। डी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। अब आगे देखिए 50 नंबर के क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं।
50 नंबर का क्वेश्चन हमें दे रखा है कि क्या होता है जब एक अक्षत रक्त वाहिका में थक्का बन जाता है। क्या होता है जब एक अक्षत रक्त वाहिका में थक्का बन जाता है। ए ऑप्शन हमें दे रखा है कि तुम मौत के लिए लहूलुहान हो जाओगे। बी ऑप्शन दे रखा है त्वचा की सतह पर एक पपड़ी बन जाएगी। सी ऑप्शन दे रखा है प्लेटलेट्स कट के किनारों और एक दूसरे से चिपक जाते हैं और एक प्लग बनाते हैं। डी ऑप्शन दे रखा है धक्के के परे, धक्के नहीं, यहाँ पे थक्के आएगा, थक्के के परे उत्तकों में रक्त का प्रवाह बाधित हो जाएगा। तो इन चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक समझना है। हमें क्वेश्चन दे रखा है कि क्या होता है जब एक अक्षत रक्त वाहिका में थक्का बन जाता है। तो क्या होता है, तो यहाँ पे थक्के से परे उत्तकों में रक्त का प्रवाह बाधित हो जाता है। ये डी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि अक्षत वाहिका में थक्का रक्त प्रवाह को रोक सकता है और जिससे उत्तकों को नुकसान होता है, इसलिए डी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। थक्के से परे उत्तकों में रक्त का प्रवाह बाधित हो जाता है। अब आगे देखिए, आगे हम बात करेंगे 51 नंबर के क्वेश्चन के ऊपर। 51 नंबर का क्वेश्चन क्या दे रखा है, इस क्वेश्चन को समझिए, इस क्वेश्चन को समझिए। यहाँ पे हमें क्वेश्चन दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीजन युक्त रक्त वहन करता है। निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीजन युक्त रक्त वहन करता है। यहाँ पे ए ऑप्शन हमें दे रखा है सुपीरियर वेना कावा। बी ऑप्शन दे रखा है इंफीरियर वेना कावा। सी ऑप्शन दे रखा है कोरोनरी साइनस और डी ऑप्शन दे रखा है इनमें से कोई नहीं। चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा। निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीजन युक्त रक्त वहन करता है। कौन ऑक्सीजन युक्त रक्त वहन करता है, तो यहाँ पे देखिए सुपीरियर वेना कोवा, इंफीरियर वेना कोवा और सी ऑप्शन हमें दे रखा है कोरोनरी साइनस। तो यहाँ पे तो यहाँ पे क्वेश्चन ऑक्सीजन युक्त रक्त वहन करता है, तो ऑक्सीजन युक्त रक्त वहन तो धमनियाँ करती है ना, तो यहाँ पे धमनियों को के बारे में तो कोई दे ही नहीं रखा है। यहाँ पे तो सुपीरियर दे रखा है, इन्फीरियर दे रखा है और कोरोनरी दे रखा है। और सुपीरियर, इन्फीरियर और कोरोनरी यह तो रक्त हृदय की ओर ले जाने का काम करते हैं, रक्त हृदय की ओर ले जाने का काम करते हैं, इसलिए यहाँ पे ये तीनों में से तो कोई नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे डी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। तीनों में से कोई नहीं होगा, इसलिए ये राइट ऑप्शन है, क्योंकि ऑक्सीजन युक्त रक्त धमनियां ले जाती है। हमें तो यहाँ पे दे रखा है ऑक्सीजन युक्त रक्त वहन करता है, तो हम जानते हैं कि ऑक्सीजन युक्त रक्त धमनियां ले जाती है, इसलिए यदि धमनियां दे रखा होता तब तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होता, लेकिन धमनियां तो कहीं नहीं दे रखा है, इसलिए ये गलत ऑप्शन होगा। और यहाँ पे सुपीरियर, इन्फीरियर और कोरोनरी दे रखा है, तो यह तो रक्त या तो डीऑक्सीजनेटेड रक्त हृदय की ओर ले जाने का काम करता है, इसलिए ये गलत ऑप्शन हो गया, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन युक्त रक्त की बात की जा रही है। यदि डीऑक्सीजनेटेड रक्त हृदय की ओर ले जाता है, ये हमें बोला होता, तब तो यहाँ पे ये तीनों इसका राइट ऑप्शन होता, लेकिन यहाँ पे दे रखा है कि ऑक्सीजन युक्त रक्त वहन करती, ये दे रखा है, तो इनमें से कोई नहीं, क्योंकि धमनियां ऑक्सीजन युक्त रक्त तो धमनियां ले जाती है, इसलिए डी ऑप्शन गलत ऑप्शन है। अब आगे देखिए, आगे हमें दे रखा है कि एक व्यक्ति जिसका रक्त समूह ए है सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो जाता है। डॉक्टर रक्तदान के लिए की सलाह देते हैं। उसके संबंधियों को रक्तदान हेतु कहा जाता है, जिनके ब्लड ग्रुप निम्न है। पत्नी का ओ ब्लड ग्रुप है, भाई का ए बी है, पुत्र का ए है और पुत्री का ओ है। तो कौन कौन रक्त दे सकते हैं। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक समझिए। क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है कि एक व्यक्ति जिसका रक्त समूह ए है सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो जाता है, डॉक्टर रक्तदान की सलाह देते हैं, उनके संबंधियों को रक्तदान हेतु कहा जाता है, जिनके ब्लड ग्रुप है। पत्नी का और ब्लड ग्रुप है, भाई का ए बी है, पुत्र का ए है और पुत्री का ए ओ है। तो कौन कौन रक्त दे पाएगा, तो यहाँ पे देखिए कौन कौन रक्त दे पाएगा। तो कौन दे पाएगा, जैसे पत्नी का ओ है तो पत्नी तो दे पाएगी, और यहाँ पे भाई का ए भी है तो ए भी तो नहीं दे पाएगा, और यहाँ पे पुत्र का ए है तो पुत्र भी दे पाएगा, और पुत्री का ओ है इसलिए पुत्री भी दे पाएगी। क्योंकि ए बी क्यों नहीं दे पाएगा, क्योंकि ए बी नहीं दे पाएगा क्योंकि ए में प्रतिरक्षी बी होता है, जो बी और ए बी से प्रतिक्रिया करेगा, इसलिए बी यहाँ पे भाई नहीं दे पाएगा। बाकी या पत्नी भी दे पाएगी, पुत्र भी दे पाएगा और पुत्री भी दे पाएगी, इसलिए 1, 3 और 4 ये करेक्ट होगा। 1, 3 और 4 यहाँ पे कहा दे रखा है, डी ऑप्शन में दे रखा है, इसलिए डी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। डी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है, क्योंकि हम जानते हैं कि यहाँ पे पत्नी का तो ओ है, पुत्र का ए है और पुत्री का ओ है, ये दान कर सकते हैं, लेकिन ये भाई नहीं कर सकता है। क्योंकि भाई क्यों नहीं कर पाएगा, क्योंकि भाई का ए भी रक्त समूह है, और ए भी रक्त समूह ए में प्रतिरक्षी बी होता है, जो बी या ए बी से प्रतिक्रिया करेगा, इसलिए भाई नहीं दे पाएगा, बाकी दे पाएंगे। अब आगे देखिए, आगे हम बात करेंगे 53 नंबर के क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। 53 नंबर का क्वेश्चन क्या दे रखा है, यहाँ पे हमें दे रखा है कि
RH असंगतता एक अवस्था है जो विकसित होती है। कब विकसित होती है? जब यहाँ पे ये ऑप्शन दे रखा है RH प्लस गर्भवती महिला के गर्भ में RH प्लस रक्त वाला शिशु हो। यहाँ पे बी ऑप्शन दे रखा है RH माइनस गर्भवती महिला में गर्भ में RH प्लस रक्त वाला शिशु हो। यहाँ पे सी ऑप्शन दे रखा है RH प्लस गर्भवती महिला के गर्भ में RH माइनस रक्त वाला शिशु हो। और डी ऑप्शन दे रखा है RH माइनस गर्भवती महिला के गर्भ में RH माइनस रक्त वाला शिशु हो। चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? RH असंगतता एक अवस्था है जो विकसित होती है। कब विकसित होती है? जब RH माइनस गर्भवती महिला के गर्भ में RH प्लस रक्त वाला शिशु हो, तब यहाँ विकसित होती है। इसलिए बी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि RH असंगतता तब होती है जब RH ऋणात्मक माँ के गर्भ में RH धनात्मक शिशु होता है, क्योंकि माँ का शरीर शिशु के रक्त के खिलाफ एंटीबॉडी बनाता है। और यह समस्या आमतौर पर दूसरे या आगे के गर्भ में होती है, क्योंकि पहले गर्भ के दौरान तो एंटीबॉडी का निर्माण होता है जो आमतौर पर डिलीवरी या रक्तस्राव के समय होता है। इसलिए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन राइट है? बी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। RH माइनस गर्भवती महिला के गर्भ में RH प्लस रक्त वाला शिशु हो, इसलिए यहाँ पे बी ऑप्शन राइट ऑप्शन है। अब आगे देखिए 54 नंबर का क्वेश्चन देखिए। 54 नंबर का यहाँ पे हमें क्वेश्चन दे रखा है कि ABO रक्त समूह किसका उदाहरण है? ABO रक्त समूह किसका उदाहरण है? यहाँ पे ए ऑप्शन हमें दे रखा है सहप्रभाविता, बी ऑप्शन दे रखा है बहु एलील और सहप्रभाविता, सी ऑप्शन दे रखा है बहु एलील और अपूर्ण प्रभाविता, और डी ऑप्शन दे रखा है अपूर्ण प्रभाविता। चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? ABO रक्त समूह किसका उदाहरण है? तो यहाँ बहु एलील और सहप्रभाविता का उदाहरण है, क्योंकि ABO रक्त समूह बहु एलील और सहप्रभाविता दोनों का उदाहरण है। क्योंकि हम जानते हैं कि ABO प्रणाली में 3 एलील होते हैं। कितने एलील होते हैं? तो मैंने पहले भी आपको बताया कि ABO प्रणाली में 3 एलील होते हैं, जबकि AB रक्त समूह में A और B दोनों एलील सहप्रभावी होते हैं। इसलिए बहु एलील भी यह राइट ऑप्शन होगा और सहप्रभाविता दोनों इसका राइट ऑप्शन है, क्योंकि ABO में तो 3 एलील होते हैं और AB रक्त समूह में A और B दोनों सहप्रभावी होते हैं, दोनों एलील सहप्रभावी होते हैं, इसलिए बी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। अब आगे देखिए 55 नंबर का क्वेश्चन देखिए। 55 नंबर का क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे 55 नंबर का क्वेश्चन क्या दे रखा है, इस क्वेश्चन को समझिए। यहाँ पे हमें क्वेश्चन दे रखा है कि शरीर में बिंबाणु का कार्य है। शरीर में बिंबाणु का क्या कार्य है? यहाँ पे ए ऑप्शन हमें दे रखा है बाह्य प्रोटीन का निर्विषीकरण, बी ऑप्शन दे रखा है भक्षक अणुक्रिया, सी ऑप्शन दे रखा है लोहित कोशिकाओं का निर्वासन, और डी ऑप्शन दे रखा है रक्त के थक्के बनाना। चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? शरीर में बिंबाणु का कार्य है। शरीर में बिंबाणु का क्या कार्य है? तो रक्त के थक्के बनाना ये बिंबाणु का कार्य है, तो इसलिए इसका डी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है, क्योंकि बिंबाणु रक्त के थक्के बनाने में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं जो चोट लगने पर रक्तस्राव को रोकने के लिए आवश्यक होते हैं। इसलिए रक्त के थक्के बनाना इसका राइट ऑप्शन है। हमें क्वेश्चन यही दे रखा था कि शरीर में बिंबाणु का कार्य क्या है, तो शरीर में बिंबाणु का कार्य रक्त के थक्के बनाना है, क्योंकि जब चोट लगती है तो चोट लगने पर रक्तस्राव को रोकने के लिए यहाँ आवश्यक होते हैं। यहाँ पे ये ऑप्शन बाह्य प्रोटीन का निर्विषीकरण दे रखा है, तो बाह्य प्रोटीन का निर्विषीकरण यह तो किस में होता है? तो यहाँ यकृत का कार्य है। ये देखो बाह्य प्रोटीन का निर्विषीकरण तो किसका कार्य है? यकृत का कार्य है। यहाँ पे बी ऑप्शन भक्षाणुक्रिया दे रखा है। भक्षाणुक्रिया तो श्वेत रक्त कोशिकाओं का कार्य है। भक्षाणुक्रिया किसका कार्य है? तो यहाँ श्वेत रक्त कोशिकाओं का कार्य है। सी ऑप्शन हमें दे रखा है लोहित कोशिकाओं का निर्वासन। लोहित कोशिकाओं का निर्वासन यहाँ प्लीहा का कार्य है। यह किसका कार्य है? तो यह प्लीहा का कार्य है। इसलिए यदि दे रखा होता कि लोहित कोशिकाओं का निर्वासन, देखो प्लीहा का कार्य क्या है ये पूछा होता तो लोहित कोशिकाओं का निर्वासन, और यहाँ पे यकृत का कार्य क्या है ये पूछा होता तो वही बाह्य प्रोटीन का निर्विषीकरण इसका राइट आंसर होता। और श्वेत रक्त कोशिकाओं का क्या कार्य है? तो भक्षाणुक्रिया, ये इसका कार्य है। और यहाँ पे हमें पूछा गया कि शरीर में बिंबाणु का क्या कार्य है, तो तब इसका राइट ऑप्शन है रक्त के थक्के बनाना। अब आगे देखिए, आगे हम बात करेंगे 56 नंबर के क्वेश्चन के ऊपर। 56 नंबर का क्वेश्चन हमें दे रखा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से हेपेरिन को कैसे वर्गीकृत किया जा सकता है? हेपेरिन को कैसे वर्गीकृत किया जा सकता है? यहाँ पे ए ऑप्शन हमें दे रखा है म्यूकोप्रोटीन, बी ऑप्शन दे रखा है प्रतिस्कंदक, सी ऑप्शन दे रखा है हाइल्यूरोनिक एसिड, और डी ऑप्शन दे रखा है स्नेहक। चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? निम्नलिखित विकल्पों में से हेपेरिन को कैसे वर्गीकृत किया जाता है? तो हेपेरिन को किससे वर्गीकृत किया जाता है? तो इसे प्रतिस्कंदक द्वारा वर्गीकृत किया जाता है, इसलिए बी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है, क्योंकि हेपेरिन एक प्रतिस्कंदक ही होता है जो रक्त के थक्के बनने से रोकने के लिए उपयोग होता है, इसलिए प्रतिस्कंदक इसका राइट ऑप्शन है। प्रतिस्कंदक इसका राइट ऑप्शन है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ए ऑप्शन हमें म्यूकोप्रोटीन दे रखा है,
सी ऑप्शन हमें हाइल्यूरोनिक एसिड दे रखा है और डी ऑप्शन हमें ये स्नेहक दे रखा है। ये तो अन्य जैविक कार्य है, तो इसलिए ये तो गलत हो गया। और यहाँ पे हमें दे रखा है कि विकल्पों में से हेपेरिन को कैसे वर्गीकृत किया जाता है, तो हेपेरिन को प्रतिस्कंदक द्वारा वर्गीकृत किया जाता है, क्योंकि यह रक्त के थक्के बनने से रोकने के लिए उपयोग होता है, इसलिए यहाँ पे प्रतिस्कंदक इसका राइट ऑप्शन है, बी ऑप्शन। अब आगे देखिए, आगे हम 57 नंबर के क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। 57 नंबर का क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, यहाँ पे हमें क्वेश्चन दे रखा है कि परिसंचरण तंत्र के अध्ययन को कहा जाता है। परिसंचरण तंत्र के अध्ययन को क्या कहा जाता है, यहाँ पे ए ऑप्शन हमें दे रखा है एंजियोलॉजी, बी ऑप्शन हमें ऑर्थोलॉजी, सी ऑप्शन हमें मायोलॉजी दे रखा है और डी ऑप्शन दे रखा है एस्थीसियोलॉजी। तो परिसंचरण तंत्र के अध्ययन को कहा जाता है, परिसंचरण तंत्र के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो एंजियोलॉजी कहते हैं, इसलिए ए ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। परिसंचरण तंत्र के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो परिसंचरण तंत्र के अध्ययन को एंजियोलॉजी कहा जाता है एंजियोलॉजी कहा जाता है। अब यहाँ पे बी ऑप्शन हमें दे रखा है आर्थोलॉजी। आर्थोलॉजी तो जोड़ों के अध्ययन को कहते हैं। आर्थोलॉजी किसे कहते हैं, तो जोड़ों के अध्ययन को आर्थोलॉजी कहते हैं। सी ऑप्शन मायोलॉजी दे रखा है। मायोलॉजी मांसपेशियों के अध्ययन को कहते हैं। मायोलॉजी किसे कहते हैं, तो मांसपेशियों के अध्ययन को मायोलॉजी कहते हैं। जोड़ों के अध्ययन को आर्थोलॉजी कहते हैं। और एंजियोलॉजी किसे कहते हैं, तो परिसंचरण तंत्र के अध्ययन को एंजियोलॉजी कहा जाता है। डी ऑप्शन दे रखा है एस्थीसियोलॉजी। एस्थीसियोलॉजी संवेदनशीलता के अध्ययन को एस्थीसियोलॉजी कहते हैं। संवेदनशीलता के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो एस्थीसियोलॉजी। यदि आपको एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाता है कि संवेदनशीलता के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो एस्थीसियोलॉजी कहा जाता है। मांसपेशियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो मायोलॉजी कहा जाता है। जोड़ों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो आर्थोलॉजी कहा जाता है। परिसंचरण तंत्र के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो एंजियोलॉजी कहा जाता है। अब आगे देखिए, आगे हम बात करेंगे 58 नंबर के क्वेश्चन के ऊपर। इसका राइट ऑप्शन ए ऑप्शन दीजिए, राइट ऑप्शन है। अब आगे देखिए, आगे बात करेंगे रक्त समूह ए वाले व्यक्ति के प्लाज्मा के में किस प्रकार के प्रतिरक्षी पाए जाते हैं। रक्त समूह ए वाले व्यक्तियों के प्लाज्मा में किस प्रकार के प्रतिरक्षी पाए जाते हैं। यहाँ पे ए ऑप्शन हमें दे रखा है कोई एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है। बी ऑप्शन दे रखा है एंटीजन ए। सी ऑप्शन दे रखा है एंटीजन बी और डी ऑप्शन दे रखा है एंटीजन ए और एंटीजन बी। चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। रक्त समूह, यहाँ पे हमें दे रखा है कि रक्त समूह ए वाले व्यक्तियों के प्लाज्मा में किस प्रकार के प्रतिरक्षी पाए जाते हैं, तो किस प्रकार के प्रतिरक्षी पाए जाते हैं, तो एंटीजन बी प्रकार के प्रतिरक्षी पाए जाते हैं, इसलिए सी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। समझ में आ गया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोई एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है, ये ए ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। एंटीजन ए, यहाँ पे एंटीजन ए दे रखा है, तो एंटीजन ए तो ये है, तो स्वयं के एंटीजन के खिलाफ प्रतिरक्षी नहीं बनाते, इसलिए यहाँ पे ये भी गलत हो जाएगा। एंटीजन बी इसका राइट ऑप्शन होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन हमें दे रखा है कि रक्त समूह ए वाले व्यक्तियों के प्लाज्मा में किस प्रकार के प्रतिरक्षी पाए जाते हैं, तो हम जानते हैं कि रक्त समूह ए वाले व्यक्तियों की लाल रक्त कोशिका में ए एंटीजन होते हैं और उनके प्लाज्मा में एंटीजन बी प्रतिरक्षी पाए जाते हैं, जो बी एंटीजन वाले रक्त को अस्वीकार कर लेते हैं, इसलिए एंटीजन बी इसका राइट ऑप्शन है। यहाँ पे डी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, बी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा और ए ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। एंटीजन बी इसका राइट ऑप्शन है। अब आगे देखिए 59 नंबर का क्वेश्चन हम देखेंगे। 59 नंबर का क्वेश्चन क्या दे रखा है, देखिए इस क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक समझिए। यहाँ पे हमें क्वेश्चन दे रखा है कि मानव समूह में रुधिर समूह का एक उदाहरण है। मानव समूह में रुधिर समूह का एक उदाहरण है। यहाँ पे ए ऑप्शन देखिए, ए ऑप्शन दे रखा है सह प्रभाविता, बी ऑप्शन दे रखा है अपूर्ण प्रभाविता, सी ऑप्शन दे रखा है बहु प्रभाविता और डी ऑप्शन दे रखा है असुगुणिता। तो चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, तो मानव समूह में रुधिर समूह का एक उदाहरण कौन सा है, तो सह प्रभाविता इसका राइट ऑप्शन है। सह प्रभाविता इसका राइट ऑप्शन है, क्योंकि मानव रुधिर समूह सह प्रभाविता एक उदाहरण है, क्योंकि ए बी समूह में ए और बी दोनों एंटीजन व्यक्त होते हैं, इसलिए यहाँ पे सह प्रभाविता इसका राइट ऑप्शन होगा। अपूर्ण प्रभाविता, बी ऑप्शन अपूर्ण प्रभाविता दे रखा है, यह गलत है, क्योंकि अपूर्ण प्रभाविता तो ये मिश्रित लक्षण को प्रदर्शित करता है, इसलिए यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। बहुप्रभाविता में एक जीन के कई प्रभाव को दर्शाता है, इसलिए यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। बहुप्रभाविता तो एक जीन के कई प्रभाव को दर्शाता है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। और डी ऑप्शन असुगुणिता दे रखा है, इसलिए असुगुणिता गलत हो जाएगा, क्योंकि असुगुणिता गुणसूत्र संख्या की असामान्यता को दर्शाता है, इसलिए ये भी गलत ऑप्शन है। अब यहाँ पे तो हमें क्वेश्चन दे रखा था कि मानव समूह में रुधिर का एक उदाहरण कौन सा है, तो मानव समूह में रुधिर का एक उदाहरण सह प्रभाविता है, क्योंकि इसमें ए बी
समूह में ए और बी दोनों एंटीजन व्यक्त होते हैं, इसलिए यहाँ पे ए ऑप्शन इसका गलत ऑप्शन है। अपूर्ण प्रभाविता गलत हो गया क्योंकि यह मिश्रित लक्षण को प्रदर्शित करता है। बहुप्रभाविता एक जीन के कई प्रभाव को प्रदर्शित करता है। और असुगुणिता गुणसूत्र संख्या की असामान्यता को दर्शाता है, इसलिए यह भी गलत हो गया। अब आगे देखिए, आगे हम बात करेंगे 60 नंबर के क्वेश्चन के ऊपर। 60 नंबर का क्वेश्चन क्या दे रखा है, देखिए हमें यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है कि निम्नलिखित में से किस रक्त समूह में रक्ताणुओं पर दोनों सतही प्रतिजन ए एवं बी होते हैं। जहाँ पे ए ऑप्शन हमें ओ दे रखा है, बी ऑप्शन ए दे रखा है, सी ऑप्शन बी दे रखा है और डी ऑप्शन ए बी दे रखा है। चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, निम्नलिखित में से किस रक्त समूह के रक्ताणुओं पर दोनों सतही प्रतिजन ए एवं बी होते हैं। किस में होते हैं, तो ए बी में ए और बी दोनों प्रतिजन होते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि रक्त समूह ए बी में रक्त कोशिकाओं की सतह पर दोनों प्रतिजन ए और बी दोनों मौजूद होते हैं, जिसके कारण यह विशेष रक्त समूह कहलाता है, इसलिए ए बी इसका राइट ऑप्शन है। यहाँ पे ओ गलत हो जाएगा, क्योंकि ओ गलत इसलिए होगा, यहाँ पे ए ऑप्शन हमें ओ दे रखा है, ओ गलत इसलिए होगा क्योंकि हम जानते हैं कि रक्त समूह ओ में कोई प्रतिजन नहीं होता है, इसलिए ये गलत हो गया। और यहाँ पे ए और बी भी गलत हो जाएगा, क्योंकि ए और बी में केवल एक एक प्रतिजन होता है, इसलिए राइट ऑप्शन कौन सा है, राइट ऑप्शन ए बी ही है, क्योंकि ए बी रक्त समूह में दोनों जनों की उपस्थित होती है, इसलिए यहाँ पे ये डी ऑप्शन तो राइट ऑप्शन है। तो आज की क्लास में सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे, ऐसे मैं आपसे अपेक्षा करता हूँ आज की क्लास को यही एंड कर लेते हैं, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।